जैन आज हम लोग देखेंगे ब्लड चैप्टर। ब्लड क्या होता है तथा ब्लड किसे कहते हैं। जो रक्त होता है इसे हम लोग हिंदी में, ब्लड को हिंदी में कहा जाता है रक्त या रुधिर, इसे उर्दू में कहा जाता है लहू। ब्लड का जो अध्ययन होता है इसे सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी दोनों नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो यह हो गया हिमेटोलॉजी। ब्लड के अंदर पाया जाता है सीरम, तो यह हो गया सेरोलॉजी। यानी ब्लड का अध्ययन कहलाएगा सेरोलॉजी या तो हिमेटोलॉजी, दोनों नामों से इसका अध्ययन जाना जाता है। अब आगे देखेंगे ब्लड क्या होता है। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। यह कोलाइड, आप लोगों के मन में ऐसा विचार आएगा कि कोलाइड क्या होता है, तो कोलाइड एक प्रकार का ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अपने घुलित अवस्था में कुछ इसके पदार्थ कण के रूप में तथा कुछ इसके पदार्थ द्रवित रूप में हो, तो इस प्रकार के हम लोग पदार्थ को कोलाइड कहते हैं। जैसे ब्लड है तो ब्लड के एक प्रकार का ये प्राकृतिक कोलाइड है। यदि इसको छाना जाए तो इसके कुछ कण ऊपर की तरफ फंस जाते हैं तथा कुछ कण नीचे चले आते हैं। जो कण नीचे चले आते हैं वो होते हैं प्लाज्मा, तथा जो कण ऊपर रुक जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं WBC और RBC। तो ये कण हो गए दो प्रकार के, WBC RBC। ठीक, तो ये जो दोनों कण थे, कण के प्रकार ऊपर फंस गए, प्लेटलेट भी फंस जाएगा ऊपर, लेकिन जो प्लाज्मा होगा प्लाज्मा छन के चला आएगा नीचे, तो यह हो गया प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यदि ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ें तो यह ऊतक चैप्टर में पढ़ा जाएगा ऊतक क्या होता है, लेकिन यह एक संयोजी ऊतक होता है। यह संपूर्ण शरीर को जोड़े रखता है, जितना भी शरीर संपूर्ण शरीर को जोड़ कर रखता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। जिस भी रासायनिक पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वह होगा न्यूट्रल अर्थात लवण होगा। 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा वह होगा क्षारीय। 7 से अधिक कम इसका पीएच मान होगा तो वह होगा अम्लीय। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए जो ब्लड होता है रक्त यह होता है क्षारीय। ब्लड की जो मात्रा होती है पुरुषों में पाई जाती है 5.5 लीटर, या पुरुषों में पाई जाती है 5.5 लीटर इसकी मात्रा होती है। महिला में पाई जाती है 5 लीटर, पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है। यह आधा लीटर कम इसलिए होती है कि जो महिला होती हैं फीमेलों में इनके अस्थि मज्जा की मात्रा ही कम होती है। तो अस्थि मज्जा की जब मात्रा कम होती है तो यह ब्लड भी बहुत कम बनाता है। तो आधा लीटर ब्लड की मात्रा इन लोगों में कम रहती है फीमेल में। रक्त का निर्माण देखेंगे कहाँ पर होता है। यदि भ्रूण है, भ्रूण हम किसी भी बच्चा को भ्रूण तब तक कहेंगे जब तक वो गर्भ के अंदर है, तब तक उसको हम लोग बोलेंगे भ्रूण। जब वो गर्भ के बाहर आ जाएगा तब उसे बोला जाता है बच्चा। तो भ्रूण के अंदर जब ब्लड का निर्माण होता है तो यह होता है लीवर में। लीवर का एक भाग होता है मीसोडर्म में होता है मीसोडर्म। लीवर का एक भाग होता है मीसोडर्म। इसी मीसोडर्म में, भ्रूण के अंदर मीसोडर्म में रक्त का निर्माण होता है। यही एडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तो वयस्कों में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है ब्लड का। अब कोई भी वयस्क होया गया यानी शिशु भ्रूण नहीं है, एम्ब्रॉय नहीं है, तो एम्ब्रॉय के बाद यदि वह बच्चा है या वयस्क है तो उसमें जब ब्लड का निर्माण होगा तो यह होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को देखे होंगे चिकन उकन जब खाते हैं, अगर हड्डी उड्डी थूर के देखिएगा उसके ऊपरे वाला भाग पर लाल लाल टाइप का हमको जाली जैसे दिखेगा, वही होता है अस्थि मज्जा। उसी अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। ब्लड स्टोर कहाँ पर रहता है। कितना लोग कहते हैं कि ब्लड स्टोर हार्ट में रहता है। हार्ट में यदि स्टोर हो तो हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करेगा, अपने अंदर से निकालेगा। अगर स्टोर यहाँ पर कर लेगा ये ब्लड तो आदमी को हार्ट अटैक आएगा और आदमी मर जाएगा। तो हार्ट में ब्लड कभी भी स्टोर नहीं रहता, यह हमेशा पंप करता रहता है। जब इसी में स्टोर हो जाएगा तो यह आदमी की मृत्यु कर देता है। जो ब्लड होता है यह स्प्लीन में, यह बाईं तरफ पाई जाती है पेट के अंदर स्प्लीन, इसी प्लीहा में यह एकत्र रहता है। इस प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। जो प्लीहा होती है इसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम से जानते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। रक्त का कब्रगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है प्लीहा को। जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लडों की जो मात्रा होती है, मरने के बाद ये लोग जाकर इसी प्लीहा में जमा हो जाते हैं और यहाँ से बक्षण करके ये लोग हो जाते हैं उत्सर्जन। तो ये हो गया ग्रेवयार्ड। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। यदि कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में या महिला में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो पाई जाती है 200 मिलीग्राम, जो 200 मिलीग्राम का एक टिकिया होता है टैबलेट, उतना 200 मिलीग्राम पाया जाएगा उसमें
1 डेसीलीटर बराबर लगभग 100 ml होता है। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, तो लगभग 1 डेसीलीटर बराबर 100 ml। तो 100 ml में पाए जाएंगे 200 mg कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का यह चिपचिपा पदार्थ होता है जो धमनियों में या शिराओं में जमा होकर ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है और नाड़ी फटने की संभावना हो जाती है। तो यह हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को हम लोग एक बार अलग पढ़ा जाएगा। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मेल में इसकी मात्रा होती है, पुरुषों में इसकी मात्रा होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी कि 1 डेसीलीटर है तो 1 डेसीलीटर में पुरुषों में इसकी मात्रा पाई जाएगी 14 ग्राम। यदि यही फीमेल है, महिला है, तो उसमें 1 डेसीलीटर में पाया जाएगा 13 ग्राम हीमोग्लोबिन। यह जो हीमोग्लोबिन होता है यही करता है ऑक्सीजन का परिवहन। इसी के कारण मानव का रक्त होता है लाल रंग का, यही होता है। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HB, हीमोग्लोबिन। जब ब्लड चेक कराएंगे तो हीमोग्लोबिन लिखा रहेगा, उसके अगवा लिख देगा शॉर्ट में HB, या तो HB लिखा ही रहेगा, HB की इतनी मात्रा होती है। रक्त परिसंचरण का खोज किए थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब ने इसका खोज किए थे 1628 ईस्वी में। जब विलियम हार्वे खोज किए थे कि रक्त संपूर्ण शरीर में दौड़ता रहता है, इसे हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। और कोई भी गतिशील वस्तु यदि रहेगी तो उसके गति के कारण उसमें ऊष्मा बनी रहती है। तो विलियम हार्वे साहब ने बताया था कि रक्त जब तक मानव के शरीर में परिसंचरण करता रहेगा, मानव के शरीर में ऊष्मा बनी रहेगी। यदि यह रक्त परिसंचरण रुक जाता है तो ऊष्मा भी रुक जाती है, अतः मानव का शरीर ठंडा पड़ जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जब ये खोज किए 1628 ईस्वी में, तो उस समय भारत में अभी बहुत ही प्रचलित अन्य प्रथाएं चल रही थी। उसमें बहुत ही प्रथा थी, जैसे कि वो फलाना छोटा है, वो नीचा है, हम बड़े हैं, वो छोटे जाति का है, इस प्रकार की प्रथाएं चल रही थी। तो उस समय विलियम हार्वे साहब रक्त परिसंचरण का खोज कर रहे थे। अब देखा जाएगा ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ब्लड कौन कौन से शरीर में कार्य करता है। पहला इसका काम यही से हम लोग पढ़ लें कि यह तापमान का नियंत्रण करता है। जब तक यह परिसंचरण करता रहेगा तापमान नियंत्रित रहेगा, तापमान बना रहेगा। जो ही ब्लड रुका शरीर का तापमान ठंडा पड़ जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाती है। यह पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। जब पोषक पदार्थ का परिवहन करेगा तो यह करता है हीमोग्लोबिन ही पोषक पदार्थ का परिवहन तथा गैसों का भी परिवहन करता है। जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में पहला हम लोग करेंगे निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब कि सांस को अंदर खींचने की प्रक्रिया। सांस को जब अंदर खींचेंगे तो फेफड़े के अंदर जो वायुकोष है, वायुकोष में उपस्थित रक्त, उस रक्त में का हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़कर सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। उधर से लौटेगा तो यह खाली अवस्था में नहीं लौटता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लेकर लौटेगा। और जब हम लोग करेंगे निःश्वसन, एक्सपायरेशन, सांस को बाहर छोड़ेंगे तो छोड़ते समय हमारे नाक से निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह गैसों का परिवहन भी करता है। उत्सर्जित पदार्थों का भी करता है परिवहन। यह उत्सर्जित पदार्थ जो जितने होते हैं उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्लड के प्रकार। ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखा जाएगा ब्लड के प्रकार। जो रक्त के प्रकार होते हैं, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। जो रक्त होता है, रक्त का पहला जो प्रकार होता है प्लाज्मा, यह पूरे रक्त का 60% भाग होता है। यानी कि यदि मानव के अंदर 5 लीटर ब्लड है तो उसका 60% भाग प्लाज्मा होगा, 40% भाग रुधिराणु होगा। यह जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं प्रोटीन। पहला होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसका हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। यदि इन दोनों प्रोटीनों को निकाल दिया जाए, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीनों को निकाल दिया जाए तो उसके बचे हुए भाग को हम लोग कहते हैं सीरम। और किसी भी रोगों की जांच की जाती है सीरम से। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यदि किसी भी रोगों की जांच करनी हो तो सीरम से जांच की जाती है। यानी कि इसके फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों प्रोटीन को निकाल देंगे तो उसका जो बचा हुआ भाग रहेगा, लिक्विड भाग, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरम। और सीरम से की जाती है रोगों की जांच। आगे देखेंगे इसके रुधिराणु को। जो रुधिराणु होता है संपूर्ण ब्लड का 40% भाग होता है।
यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। रुधिराणु के 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। यह हो गए 3 प्रकार। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। इसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम डिम्बाणु। तो ये हो गए 3 प्रकार के रुधिराणु। रुधिराणु फिर से मुख्यतः आप लोग देख लेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट डिम्बाणु। 3 प्रकार के हो गए रुधिराणु। इनकी जो मात्रा होती है ब्लड में रुधिराणुओं की, यह मात्रा होती है 50 लाख। इसको कहीं कहीं पर किताबों में लिखा रहता है 5M यानी 5 मिलियन, 5 मिलियन। तो अब इसके लिए सस्पेंशन ना हो गए 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो 50 लाख दिया है तो 5 मिलियन की मात्रा हो जाएगी। तो ये हो गई इनकी संख्याएं, हो गई 50 लाख या तो 5 मिलियन कह लीजिए। इनका जो जीवन काल होता है, कम से कम जिएगी तो 100 दिन, अधिक से अधिक जीवित रहती है तो 120 दिन। तो इसका जीवन जो काल होता है वो होता है 120 दिन। जो ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। इनकी जो संख्या होती है 10 लाख बराबर 1 मिलियन। इसको 1 मिलियन का ये 10 लाख का ये, तो इसकी जो संख्या होती है 10 लाख या 1 मिलियन। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। प्लेटलेट, जो प्लेटलेट होता है, या प्लेटलेट के घट जाने से, डेंगू में ही प्लेटलेट घट जाता है तो आदमी का जो शरीर एकदम सुस्त पड़ जाएगा, जाए मनता है गिर जाया करेगा, उसका शरीर ढंग से काम ही नहीं करेगा, उसमें ऊर्जा ही नहीं बन पाएगी। यह शक्ति बनाता है प्लेटलेट, तथा रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है प्लेटलेट। इसीलिए यदि शक्ति युक्ति नहीं काम कर रही है तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। यदि इसका प्लेटलेट कम हो गया है तो डॉक्टर से जांच कराइए प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, और इसके प्लेटलेटों का हम लोग उपचार करेंगे, डॉक्टर उपचार लोग बताते हैं। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए यदि आप लोग उपयोग करते हैं तो इसके लिए प्लेटलेट बढ़ाने का उपयोग हम लोग कर सकते हैं गिलोई एक प्रकार का पौधा होता है गिलोई, एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। और सामान्य भाषा में जितने भी गांव घर के लोग होते हैं ये लोग उपयोग में ला लेंगे बकरी का दूध, पपीते की पत्ती का रस, पपीते की पत्ती का रस का प्रयोग करेंगे या तो बकरी के दूध का प्रयोग करेंगे तो प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाती है। या प्लेटलेट की मात्रा अधिक बढ़ जाने से भी दिक्कत होती है, बहुत कम हो जाए तब पर भी दिक्कत होती है। इसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर से एक बार देखेंगे रुधिराणु मुख्यतः 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 50 लाख या 5 मिलियन। इसे हम टेक्निकल इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसकी जो संख्या होती है लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन होती है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक। प्लेटलेट की का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है डिम्बाणु। इसकी संख्या 2 लाख और जीवन काल 7 दिन तक होता है। तब तक आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं। इनके निम्न प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं अब डिटेल से देखा जाएगा कौन रुधिराणु कौन सा कार्य करता है। पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी, एरिथ्रोसाइट के कार्य। एरिथ्रोसाइट के कार्य क्या होते हैं। जो एरिथ्रोसाइट होता है, पहला बात कि आकार में गोल होता है और बीच से होता है चपटा, बीच में दबा रहेगा, आकार में रहेगा गोल, आकार में गोल रहेगा, बीच में चपटा रहेगा। यदि हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो इसका आकार बढ़ता जाता है, आकार में इसके वृद्धि होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि रुधिराणुओं में से किसके आकार में ऊंचाई पर जाने से वृद्धि होती है। तो आरबीसी का जो आकार होता है ऊंचाई पर जाने से वृद्धि होती है। यदि ऊंचाई पर जाया जाए, पहाड़ी पर जाए, छत पर जाए, 3 तल्ले 10 तल्ले पर जाया जाए तो इसके आकार में वृद्धि होती है, इसका आकार बड़ा होता जाता है। इनमें लाइसोसोम व केंद्रक नहीं पाए जाते, इनमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए ये लोग स्वयं की कोशिकाओं को मार नहीं पाते हैं। यदि इन लोगों में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए इन लोगों की कोशिकाएं जो होती हैं
आरबीसी ये लोग मरते होते नहीं है, ये लोग मरते हैं जाकर प्लिया में, प्लिया के अंदर जाकर ये लोग हो जाते हैं स्टोर। जब इन लोगों का जीवन काल हो जाएगा 120 दिन, तो इन लोगों का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। जब इसका जीवन काल पूरा हो जाएगा तो 120 दिन के बाद 120वां दिन ये लोग चली जाएंगी प्लिया में, और प्लिया इसका कर लेता है बच्चन। तो इन लोगों को प्लिया स्टोर करता है आरबीसी को, क्योंकि इन लोगों में लाइसोसोम नहीं होता, और जो लाइसोसोम होता है कोशिकाओं को गलाने पचाने का काम करता है, तो इनके कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता है। इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं पाया गया तो इसमें डीएनए भी नहीं मिलेगा। जब डीएनए नहीं मिला तो यदि किसी व्यक्ति का हमको डीएनए चेक करना हो कि इसका डीएनए किसका है, या उसी व्यक्ति का लड़का या किसी पड़ोसी का लड़का है, चेक करना हो यदि इस बात को, यदि वो निकाल के दे दिया अपना आरबीसी, तो चेक कर लिया जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं। जब केंद्रक होता ही नहीं तो डीएनए पाया ही नहीं जाएगा। रुधिराणु, रुधिराणुओं का संपूर्ण रुधिराणु यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों को मिला के बना रुधिराणु, इन तीनों का लगभग 95% भाग होता है। 95% होता है, 5% में से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। 95% भाग होता है आरबीसी। इसकी कमी से रक्ताल्पता रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि यह कम हो जाए आदमी में या औरत में, तो यह प्रेगनेंसी के समय औरत में कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो यदि कभी क्वेश्चन में पूछे कि रक्ताल्पता किसके कमी से होता है, रक्ताल्पता किसके कमी से होता है, तो रक्ताल्पता में हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीसी, आरबीसी की कमी से भी रक्ताल्पता होता है। यदि बोले कि एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट के भी कमी से रक्ताल्पता होता है। इसी आरबीसी में पाए जाते हैं आयरन, एफई, तो यदि बोले कि किसके कमी से, यदि ऑप्शन में दिया एफई, तो एफई के कमी से भी रक्ताल्पता होते हैं। तो तीनों यदि बोल दे या उस ऑप्शन में दिया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। तो औरतों में रक्ताल्पता बहुत ही होता है। रक्त की कमी हो जाने को ही कहा जाता है रक्ताल्पता, या इसे एनीमिया रोग के नाम से जाने जाते हैं। जो डॉक्टरी का भाषा होता है उसमें हम लोग जानते हैं एनीमिया तो महिला लोग में हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय एनीमिया रोग, रक्त की कमी हो जाती है, तब उसको दिया जाएगा हेम पुष्पा टॉनिक। जब हेम पुष्पा टॉनिक दिया जाएगा तो उसमें रहेगा आयरन की मात्रा, आयरन की मात्रा इसी आरबीसी की मात्रा को बढ़ा देती है। आगे हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के कार्य क्या होते हैं? ये जो ल्यूकोसाइट होता है इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा, कभी गोलाकार हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसमें केंद्रक व लाइसोसोम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना डब्ल्यूबीसी निकाल कर दे और बोले कि इसका चेक करना है डीएनए, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि यह लड़का किसका है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक व लाइसोसोम होते हैं। इनमें लाइसोसोम होने के कारण डब्ल्यूबीसी को इनका लाइसोसोम ही मार डालता है, इनको प्लिया की आवश्यकता नहीं होती, ये लोग प्लिया में नहीं पहुंचते हैं। ये जो जितने होते हैं जो डब्ल्यूबीसी लगभग 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन 5 प्रकार की कोशिकाओं को जब मिलाते हैं तब इसी को कहा जाता है एंटीबॉडी। यदि 5 प्रकार की कोशिकाओं को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग एंटीबॉडी। इसका पहला प्रकार होता है लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होता है 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट, टी सेल व बी सेल। जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं यह रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है। कोई बाहर से यदि रोग आ रहा है, वायरस आ गया, कोई कण आ गया, कोई जीवाणु आ गया, तो यह टी लिम्फोसाइट इसको तुरंत देखेगी, अरे हमारे क्लास में आ गया ही, तुरंत इसको मार के भगा, मार उसको मार के भगा देगी, मार कर भगाएगी, लेकिन उसको मार कर वहां खत्म कर देती है, यानी उसको जान से मार देगी। अब जब वो मर गया तो उसकी लाश वहां पर पड़ी रहेगी, लाश को उठाने के लिए कोई चाहिए। जब लाश को उठाने के लिए कोई चाहिए तो अब एक होता है इसका मोनोसाइट देखेगा, ओ रोगाणुओं का लाश, तो ये जाएगा जब मोनोसाइट, तो ये सबसे आकार में होता है बड़ा। जितने भी ये होते हैं ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी के बाद, एंटीबॉडी के बाद, इन 5 में सबसे आकार बड़ा होता है मोनोसाइट। ये जाएगा ओकरा लाश को खा के खत्म कर देगा, उस कर लेगा बच्चन। वही रुधिर में घूमता रहता है, घूमता रहेगा, कहां पर देखेगा कि कोई रोगाणु मरा है तुरंत खा लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिम्फोसाइट होता है टी लिम्फोसाइट, तो कुछ ऐसे रोग होते हैं कि टी लिम्फोसाइट को कुछ ऐसे रोगाणुओं को मार नहीं पाता है, जैसे HIV व एड्स के जो वायरस होते हैं, या टी लिम्फोसाइट उसको मारने में सक्षम नहीं हो पाता और खुद ही मर जाता है। जब खुद ही मर जाएगा तो जितना भी संक्रमण रहेगा उस व्यक्ति में
संचारित हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं रोगाणु जिसमें एक खुद मर जाता है। जैसे कोरोना था, कोरोना में कुछ लोगों का ऐसा एंटीबॉडीज बहुत ही कमजोर था कि इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं उसकी मर जाती थी और आदमी में रोगाणुओं को मारने की क्षमता खत्म हो गई। अब वह रोगी मृत्यु उसकी निश्चित हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे मोनोसाइट। मोनोसाइट करता है रोगाणुओं का भक्षण। तीसरा इसका भाग है, तीसरा इसका प्रकार न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल है आदमी को यदि कहीं पर चोट लग जाता है तो चोट को भरने के काम में आता है। एसिनोफिल या परजीवी तथा एलर्जी से लड़ता है। यदि एलर्जी हो रही है तो एलर्जी को वो कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करेगा। कोई परजीवी आ रहा है बाहर से तो उस परजीवी को यह कंट्रोल करके रखता है, परजीवी को आने नहीं देता है। बेसिनोफिल या कवक और परजीवी दोनों को रोक कर रखता है। अगला इसका भाग होगा प्लेटलेट्स, बिंबाणु। इसी बिंबाणु के हम लोग भाग को देख रहे थे कि ये बिंबाणु क्या होता है। इसी बिंबाणु के कमी से मानव में सुस्ती होने लगती है। डेंगू में इसी बिंबाणु की जब कमी हो जाती है यानी प्लेटलेट घट जाता है तो आदमी का हाथ और पैर चलेगा ही नहीं, एकदम जहां मनता है वो सो जाया करेगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर से बोलेगा डॉक्टर साहब एकदम देहिया गिर रही है हमारी। गिर नहीं रही है ससुरा, प्लेटलेट चेक कराओ। जब ये प्लेटलेट चेक कराता है तो पहले देखेंगे प्लेटलेट का आकार कैसा होता है। जो प्लेटलेट होता है इसका आकार होता है उत्तल, बीच में से उठा रहता है। जो उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, बीच में से उठा हुआ रहता है लेकिन गोल रहेगा। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि प्लेटलेट में और आरबीसी में दोनों में केंद्रक नहीं होते। जब दोनों में केंद्रक नहीं होते तो दोनों को खाएगा कौन? प्लिया, यानी प्लिया इन लोगों का भक्षण करेगा। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक वाला लाइसोसोम होता है, इनमें तो भैया केंद्रक भी नहीं होता और लाइसोसोम भी नहीं होता, तो इनको खाएगा कौन? प्लिया। तो इनमें केंद्रक नहीं होता, इससे डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता। यानी कोई दे दे यदि प्लेटलेट से उसका डीएनए का पता लगाना हो तो प्लेटलेट का पता, उसके डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता प्लेटलेट से। यह शक्ति प्रदान करता है। जिसमें प्लेटलेट घट जाती है तो प्लेटलेट की मात्रा जितना बताया गया था यानी उतना से यदि घट गया, बताया गया था कि 2 लाख की कभी कभी 30,000 भी आ जाता है। जब 30,000 आ जाएगा तब इसी की मात्रा घट जाएगी, आदमी एकदम सुस्त उस्त हो जाएगा। जब आदमी सुस्त हो जाता है तो उसको काम करने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाएगी, वो काम करेगा नहीं। दहिया जब चलेगा तो कहेगा दहिया भरिया आ रही है, दहिया भरिया ना रही है, प्लेटलेट की मात्रा कम हो गई है। यह शक्ति प्रदान करता है। सबसे अधिक विद्यार्थियों की इसकी आवश्यकता होती है कि विद्यार्थी लोग इसका अपना प्लेटलेट चेक कराएं। यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में यदि मन नहीं लग रहा है, तुरंत नींद लगने लग रही है, थकान आ जा रही है तो प्लेटलेट को चेक कराइए। प्लेटलेट कम हो गया होगा, ये लगभग हमेशा 1.5 लाख से ऊपर ही होना चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख तक होना चाहिए। 2 लाख से अधिक भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी हो जाएगा तब वो दिक्कत होगा। लड़कों में इसी प्लेटलेट की मात्रा को देखेंगे, लड़कों में जो प्लेटलेट होता है इसी की मात्रा को यदि देखा जाए प्लेटलेट, तो ये लड़कों में प्लेटलेट की अधिकता होती है, हमेशा चहल पहल करते रहेंगे। प्लेटलेट की अधिकता से प्लेटलेट की अधिकता से लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं। कि प्लेटलेट काम क्या कराता है? प्लेटलेट काम कराएगा कि देर तक काम कराता है, काम करने की शक्ति रखती है, देर तक ये काम कराएगा। इसी की कमी हो जाने से जो डेंगू रोग होता है, डेंगू रोगों में जो जितने भी डेंगू रोग होता है, डेंगू रोगों में इसकी जब कमी हो जाएगी तो आदमी सुस्त पड़ जाता है, तो काम करने की उस समय इसकी शक्ति होती नहीं काम करेगी, मन काम नहीं करेगा। ठीक, अब इसका हम लोग उपयोग बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं? तो बकरी का दूध ले लेंगे, यदि बढ़ाया जाए, सामान्य तौर पर इसको बढ़ाया जाए डेंगू प्लेटलेट को, तो बढ़ा सकते हैं हम लोग प्लेटलेट को बकरी के दूध से बढ़ा सकते हैं, पपीते की पत्ती के रस से बढ़ा सकते हैं, एलोवेरा से बढ़ा सकते हैं और गिलोय से, इस सामान्य अवस्था में बढ़ा सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टिकिया हो गया टैबलेट देकर बढ़ा देगा। यानी कि जो बिंबाणु है, बिंबाणु काम कराता है देर तक, और कमवा काम शुरू कराता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी काम शुरू कराएगा, काम देर तक कौन कराएगा? प्लेटलेट। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।